हम पब्लिक के लिए उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन, किसको रिटर्न भरना ज़रूरी है? जिसकी भी इनकम टैक्सेबल है। एक गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में थ्रेश होल्ड लिमिट रखी है, वो है 3 लाख रुपए फॉर सीनियर सिटीज़न, मतलब कि जिनकी उम्र 60 साल से 80 साल है। फिर है 5 लाख रुपए सुपर सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 80 साल या उससे ऊपर है, और बाकी सबकी 2.5 लाख रुपए है। तो अगर इससे ऊपर आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी है। और ये कब ये इनकम कैसे देखी जाएगी? बिफोर डिडक्शन जो 80C से लेके 80U की डिडक्शंस हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, डिसेबिलिटी मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम पे करना, इनसे पहले देखनी है तो उनको रिटर्न भरनी ज़रूरी है। पर सिर्फ और सिर्फ इनकम ही क्राइटेरिया नहीं है रिटर्न भरने का। जो आम तौर पर हम सभी समझते हैं इनकम है तो इनकम टैक्स की रिटर्न है, पर कई ऐसी सिचुएशन है जहां पर इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रावधान है कि रिटर्न भरना पड़ेगी। जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है और 2 लाख से ऊपर का खर्चा किया है, अच्छा, तो रिटर्न भरनी पड़ेगी। साल भर में आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ऊपर दिया है, तब भी भरनी पड़ेगी। और आपका अगर करंट अकाउंट है जैसे बिजनेस में, तो अगर उसमें 1 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट है साल में, तब भी रिटर्न भरनी है। इंडिविजुअल के लिए सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ऊपर का डिपॉजिट, तब भी रिटर्न भरनी है। अगर बिजनेस में है, टोटल टर्नओवर आपकी सेल्स जो है 60 लाख या उससे ऊपर, प्रोफेशनल है तो 10 लाख। इसके अलावा अगर आपका TDS काटा गया है 25,000 या उससे ऊपर, और सीनियर सिटीज़न के केस में 50,000 या उससे ऊपर, तो इन केसेस में भी आपको टैक्स रिटर्न भरनी है, ITR भरनी है, चाहे टैक्स नहीं बने। अच्छा। और इसके अलावा अगर आपके जैसे हम भारतीयों के बहुत सारे फैमिलीज़ में बच्चे बाहर हैं, तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बाहर ले ली, अगर आपका कोई उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट है देश से बाहर, इंडिया से बाहर, तो अगर उसमें कोई बेनिफिशियल ओनरशिप है आपकी, तब भी आपने रिटर्न भरनी है। और किसी बैंक, फॉरेन बैंक में अकाउंट है, जैसे आपके बेटे का अकाउंट हो, उसमें उसने जॉइंट सिग्नेटरी बना दिया आपको, तब भी आपने भरना है। और इसके अलावा कोई आप एसेट ओन करते हैं इंडिया से बाहर, तब भी आपको रिटर्न भरनी है। तो हमारे दिमाग से ये बात निकल जानी चाहिए कि सिर्फ इनकम है तो ITR भरनी है। और अगर इन केसेस में ये जो लास्ट केसेस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब इंडिया में एक तो फटका एक्ट है। अच्छा, ये क्या होता है? ये फटका है जी, फटका आपका, एक सेकंड के लिए, फॉरेन अकाउंट्स ट्रांजैक्शन एक्ट, और दूसरा एक ब्लैक मनी एक्ट इंडिया में है। तो जो फॉरेन में आपकी एसेट्स अगर आपने नहीं डिक्लेयर करी, तो वो ये दोनों एक्ट आपके ऊपर लग सकते हैं और पेनल्टी लग सकती है। एक क्वेश्चन आपने और रेज किया कि अगर कोई ना रिटर्न भरे तो क्या पेनल्टी है? उसके लिए 5,000 की पेनल्टी है, आपको वो देनी पड़ेगी। और अगर आप लेट हो जाएं तब भी 5,000 की पेनल्टी है। अच्छा, जो लास्ट डेट सरकार की तरफ से, अब जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो अगर आप रिटर्न नहीं भरते 31 जुलाई को, उसके बाद भरते हैं, और बेशक से आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तब भी आपको 5,000 की पेनल्टी उसमें लग सकती है। अच्छा ग्रेवाल साहब, एक मेरा एक आम सा सवाल, अब आपने इतनी जानकारियां दी हैं कि कोई आदमी फ़ॉरेन ट्रैवल करता है, उसने 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है, या किसी का बिजली का बिल जो है 1 लाख रुपए से ऊपर का है, तो ये जो जानकारियां आपने दी आम जन को हैं ये? और क्या अगर कोई आदमी इन चीज़ों को छिपाता है तो सरकार डायरेक्ट उसके अकाउंट से टैक्स काट लेती है? नहीं, ऐसा है, छुपा तो कोई सकता ही नहीं जी। अब तो हर आधार पैन सब जगह लिंक्ड है। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम डेवलप किया है, जिसके अंदर टैक्स इवेजन वर्चुअली इम्पॉसिबल है। और मेरे हिसाब से, जैसे आपने कहा, हमारी सामाजिक एक दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रॉपर टैक्स दें, तो हमें उस चीज़ की तरफ तो सोचना ही नहीं चाहिए। पर अगर किसी ने नहीं भरा तो
गवर्नमेंट के पास हमारे सिस्टम में सारी डाटा आपके सामने आ जाएगा। कोई ऐसी जगह नहीं है, जैसे पहले प्रॉपर्टीज़ बाय करते थे या सेल करते थे तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं था। अब 50 लाख से ऊपर की अगर सेल परचेज है तो 1% टीडीएस है। और वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? हर इंडिविजुअल का एक फॉर्म बनता है 26AS, उसके अंदर पूरी डिटेल होती है किस किस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस काटा गया। तो अगर वो आपकी रिटर्न उससे मैच नहीं करेगी तो आपने गलत रिटर्न कर दी, तो उसमें पेनल्टी प्रोविजंस भी लागू हो जाती हैं। ग्रेवाल साहब, अब सवाल ये आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करने के लिए क्या सीए या किसी प्रोफेशनल की या किसी एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है क्या, या आम जन कोई भी इसको समझ के भर ले? देखिए, अब सिस्टम ऐसा बन चुका है टैक्स डिपार्टमेंट ने, आप रिटर्न 2 तरीके से भर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन मीन्स जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर कराने के बाद जी, उसको आप जैसे ही अपना पैन नंबर डालेंगे, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी 26AS से 26AS से अपने आप ही आपके रिटर्न फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा। तो इसका मतलब आपकी इनकम और आपकी टीडीएस, वो टीडीएस भी और टीसीएस भी, क्योंकि गाड़ियां जब खरीदते हैं तो हम टैक्स जमा कराते हैं कुछ, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्रेडिट, तो ये सारा वहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा आपके फॉर्म में। उसके बाद रह जाती है बात डिडक्शंस की, जी, 80C की, 80U की, 80D की, ये मेडिक्लेम हो गई, और विकलांग जो लोग हैं उनके लिए 80U है, LIC 80C है। तो ये डिडक्शंस के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कि अगर हमने ये डिडक्शंस नहीं क्लेम करी है और किसी वजह से हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो स्क्रूटनाइज करता है डिपार्टमेंट जी, तो उस समय हमें उसका क्रेडिट लेना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ही हमें ये पूरी डिडक्शंस लेनी चाहिए। और इसके लिए हम बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और कई हमारे सीए फ्रेंड्स हैं जो ये फ्री सर्विस देते हैं बताने के लिए कि आप ये डिडक्शंस के लिए एलिजिबल हो। तो वो ज़रूर एक बार कंसल्ट करें, वो फ़ीस भी नहीं लेते हैं। जैसे हमारे पास भी ऑफिस में कोई आता है तो हम ऐसी बातों में कोई फ़ीस नहीं लेते। और हमारे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न जिनके बिजनेस नहीं है, उनको ये फ्री सर्विस देते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो क्यों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है इनसे मिलना कि आपने कोई डिडक्शन आपको एलिजिबल हो और आपने नहीं क्लेम की, या आपने रिटर्न फॉर्म ही गलत चूज़ कर लिया, क्योंकि रिटर्न फॉर्म भी साथ हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो रिटर्न फॉर्म ही गलत चूज़ कर लिया तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई। डिफेक्टिव होने पे आपने ये भी पूछा कि कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो डिफेक्टिव होने पे डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है आपको। ग्रेवाल साहब, इस पे हम पहले एक कॉलर को ले लेते हाँ हैं, जी। फिर हम बात करेंगे। हाँ जी। हमारे साथ एक फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार, अनुपम हरियाणवी जी, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुरविंदर सिंह जी। हाँ, गरेवाल जी को भी नमस्कार। नमस्कार सर। सर 2 क्वेश्चन है। हाँ। एक अभी आपने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन का ऑप्शन अभी है क्या? दूसरा, हाँ जी। दूसरा चलिए आप जवाब दे दिए, दूसरा बाद में पूछूंगा। अच्छा, ऑफलाइन को जब हम कहते हैं ना, उसको रेफर करते हैं कि आप इनकम टैक्स की यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। हाँ जी। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आप अपना सारी इनकम, टीडीएस, टीसीएस, जितनी भी आपकी रिटर्न संबंधी इंफॉर्मेशन है वो आप खुद से भरेंगे। और ऑनलाइन है जो 26AS से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा आपका ITR रिटर्न। हाँ जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोविड चल रहा था 2-2.5 साल से, हाँ जी। तो जो कोई रिटर्न जमा नहीं करवा पाया वो 3 साल की एक साथ करवा सकता है, कोई पेनल्टी लगेगी? नहीं, ऐसा है, इनकम टैक्स में प्रावधान है 2 साल का, 3 साल का नहीं है। तो आप जमा करवा सकते हैं सिर्फ 2 साल का, और तीसरे साल का तब जमा होगा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई आपको नोटिस आएगा। एक नोटिस होता है अंडर सेक्शन 148, हाँ जी, वो आएगा तभी आप जमा करा पाओगे। थैंक यू सर। सर एक बात और बताइए, अभी आपने फटका नया वर्ड यूज हाँ, किया हाँ है, जी, नया वर्ड नहीं है झटका सर। कितना लगता है? क्या? उसका झटका कितना लगता है, कितना नहीं, पेनल्टी लगती है? नहीं, वो पेनल्टी नहीं होती है,
हाँ जी। वो आपकी फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। आपका अगर इंडिया से बाहर कोई अकाउंट है हाँ जी। तो आपको वो डिस्क्लोज करना है। अगर नहीं करोगे तो हमारी इंडिया और इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है, इस एग्रीमेंट को, वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। हाँ जी। तो आप अगर नहीं करोगे तो इंफॉर्मेशन तो हमारी सरकार के पास ऑलरेडी है आपके बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रणवीर जी, नमस्कार। नमस्कार। तो फ़ोन कॉल से पहले ग्रेवाल साहब हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जो फॉर्म है वो भी 7 तरीके के होते हैं। 7 तरीके के फॉर्म्स हैं, तो हमें राइट उसको भरने से पहले किसी भी इंसान को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ग्रेवाल साहब? ऐसा है, अगर आम तौर पर जो हमारी पब्लिक है वो सहज फॉर्म में फॉल करती है। ITR 1 कहते हैं उसको, सहज। वो किस केसेस में है? वो है इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है इंडिया के, टोटल इनकम 50 लाख से कम हो और इनकम हो सैलरी से और सिर्फ एक घर से, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट हो और एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक की, तब तो वो सहज फॉर्म भरेगा। अच्छा। और अगर 50 लाख से ऊपर हो तब वो ITR 2 में फॉल करता है। तो उसको 7 तरीके के फॉर्म हैं जो इंडिविजुअल्स को फर्स्ट 4 फॉर्म्स अप्लाई होते हैं, 1 to 4। तो जो सेकंड है मैंने बताया, ग्रेटर देन 50 lakhs और नॉट हैविंग बिजनेस इनकम अच्छा। और प्रॉफिट और गेन्स बिजनेस से नहीं होनी चाहिए या प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए, तो ITR 2 भरेगा। ITR 3 के केस में इंडिविजुअल्स और HUF इनकम जो है प्रॉफिट बिजनेस की हो सकती है और कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंस डाले हैं इन्होंने। एक ITR 4 है सुगम, फॉर इंडिविजुअल्स, HUFs एंड फर्म्स अदर देन LLP, है टोटल इनकम 50 लाख तक हो, इनकम बिजनेस की हो सकती है, पर उसमें प्रिजम्पटिव सेक्शन हैं, उसके अंदर उसकी टैक्सेबिलिटी हो। प्रिजम्पटिव मीन्स मेरी इनकम है पर सरकार कहती है आपको बुक्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको इतना % हम मान लेते हैं आपका खर्चा, बैलेंस के ऊपर आप टैक्स पे कर दो। तो ये 4 फॉर्म इंडिविजुअल्स के लिए हैं। बाकी तो हमारे कंपनीज और चैरिटेबल कंपनीज प्लस और जो है जो वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ वाली, तो उनके लिए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टैक्स पेयर करेक्ट फॉर्म को चूज़ करें, क्योंकि अगर करेक्ट फॉर्म नहीं चूज़ किया तो इसका मतलब उसकी रिटर्न डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव हो गई तो फिर एक अलग से प्रोसेस शुरू हो जाता है उसको रेक्टिफाई करने का, जो बहुत टाइम लेता है। और इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, जब भी फॉर्म भर लें, जो भी ITR 1, 2, 3, 4 हो, उसको दोबारा से ज़रूर वेरीफाई करें, अपलोड करने की जल्दी ना करें, इसको चेक कर लें, चेक करें कि करेक्ट है या नहीं। ग्रेवाल साहब, एक श्रोता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी। जी मैं आशीष बात कर रहा हूँ। हाँ जी आशीष जी, ग्रेवाल साहब से अपना सवाल कीजिए। चलिए कोई बात नहीं। एक श्रोता है, इन्होंने मैसेज किया है सर, हाँ जी। ये जानना चाहते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन रिगार्डिंग रिबेट्स फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ऐसा है, उसके लिए हमें सेक्शन 80, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इस समय कौन सा सेक्शन है, उसमें आपको रिबेट मिलती है। वो 80C के साथ में क्लब हो जाती है वो रिबेट, और टोटल रिबेट जो है वो 80C में जितनी आप लाइफ इंश्योरेंस पे करते हैं प्लस ये करते हैं उसको मिला के वो आपको डिडक्शन मिलती है, जो आपका एक % ऑफ इनकम भी है उसके बेसिस के ऊपर। देहरादून से NG त्रिपाठी जी ने मैसेज किया है, ये जानना चाहते हैं कि कृपया ये बताने का कष्ट करें कि नए टैक्स स्लैब में मकान किराया भत्ता की छूट मिलेगी या नहीं, और इस स्लैब में हम क्या छूट ले सकते हैं। ऐसा है त्रिपाठी जी कि नए जो 2022-23 असेसमेंट ईयर में आपको इसकी रिबेट मिलेगी, पर आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो घर किराए पे लिया है उसकी पूरी डिटेल आपको टैक्स रिटर्न में फाइल करनी पड़ेगी कि ओनर कौन है, और अगर एक से ज़्यादा ओनर हैं उनके नाम और पैन नंबर,
और उसके बाद कितना रेंट आप दे रहे हैं, उसकी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम बेसिस के ऊपर वो परसेंटेज वाइज अलाउ किया जाता है, तो रिबेट ज़रूर मिलेगी आपको। ग्रेवाल साहब एक कॉल ले लें। हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? रघुविंदर सिंह पिट्ठा बोल रहा हूँ सुभाष नगर से। आपको नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, और ग्रेवाल जी को भी नमस्कार। अभी सर थोड़ी देर पहले आपसे ही बात हुई थी। आपसे बात मेरे से नहीं हुई थी, गुरविंदर से हुई थी। मैं रघुविंदर बोल रहा हूँ। अच्छा। जी। मेरा सवाल ये है कि पहले तो इस बार सारे देशवासियों को मुबारक कि हम 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से हमें ये आजादी मिली है, स्वतंत्रता सेनानी जो है, स्वतंत्रता सेनानी वो फ्रीडम फाइटर, क्या इस बार उनको कुछ विशेष रिबेट देने का है प्रावधान? और नंबर 2 के ये जो डेट है 30 जुलाई, ये एक्सटेंड होने का कोई चांस है या नहीं? रघुविंदर जी, पहली बात, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में कि जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को रिबेट दी जाए कोई। और उनकी कुछ पेंशन्स हैं जो पहले ही एग्जम्प्ट हैं। और दूसरी बात आपने कही कि क्या 31 जुलाई की डेट एक्सटेंड होने के चांस हैं, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि वो नहीं होगी। पिछले सालों में बढ़ी, क्योंकि जो सिस्टम था, जो सॉफ्टवेयर था, वो माल फंक्शन कर रहा था। इस वजह से वो डेट्स एक्सटेंड करनी पड़ी। पर अभी सिस्टम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तो कोई रीज़न नहीं है कि डेट एक्सटेंड की जाए। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डेट्स तो 1 साल पहले अनाउंस हो गई, 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करनी है, तो टैक्स पेयर को रेडी होना चाहिए उसके लिए। और एक दूसरी बात, अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट अपने कैसे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो कैसे चलाएगी? तो रेगुलर इनकम आनी चाहिए उनके पास, इसीलिए स्लैब्स डेट्स भी बनी है 31 जुलाई, 30 सितंबर। थैंक यू सर। Thank you. अनुपम जी, थैंक यू। जी, शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अच्छा ग्रेवाल साहब, अब सवाल एक ये भी है कि सपोज किसी ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और उसमें गलत कोई जानकारी दे दी, तो क्या कोई प्रावधान है उस दोबारा से उसको फिल करें? ऐसा है, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी उसमें, जी। से डिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर ली या कम कर ली, तो आपके पास 1 साल है। 1 साल के अंदर आप उसको अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी रिटर्न प्रोसेस ना हो गई उससे पहले। अगर सपोज करो 8वें महीने में ही रिटर्न प्रोसेस हो गई, तब आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और आजकल प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। मैं आपको, मेरे निगाह में 2-3 केसेस आए जहां पर इवन रिफंड जो है रिटर्न फाइल करने के चौथे दिन आ गया। अच्छा। वो क्यों आया, उसके पीछे रीज़न है कि एक तो रिटर्न जो उन्होंने भरी उसमें सारी इनकम, टीडीएस, सब कुछ मिलता था 26 AS से। जब आपने करेक्ट भर दिया तो सिस्टम ने उसको रिकंसाइल किया और जो रिफ़ंड बनता था वो साथ के साथ रिफ़ंड भी आ गया, और चौथे दिन, 5वें दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, जो पहले की 2-2 साल लग जाया करते थे। तो ये हमें सिस्टम का ही ग्रेवाल साहब, मेरा अगला सवाल यही था कि कोई ITR फाइल करता है तो रिफंड कितने दिनों में आ जाता है? अब तो बड़ा जल्दी आ रहा है। देखिए, ये डिपेंड करता है आप रिटर्न फाइल कब करते हो। अगर हम रिटर्न 30 जुलाई को फाइल करेंगे, उसके 2 नुकसान हैं। एक तो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा सिस्टम के ऊपर, हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े वैलिडेट करने के लिए अपनी रिटर्न, लास्ट डेज में काफ़ी लोग कर रहे होते हैं। और फिर रिटर्न ज़्यादा हो गई तो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। अगर यही रिटर्न आप 30 जून को या 1 जुलाई को फाइल कर देते हैं तो आपको चौथे 5वें दिन रिफंड आ रहा है, क्योंकि उस समय मशीन ने तो काम करते रहना है। तो आपकी रिटर्न फाइल हुई, ट्रैफिक कम है, तो साथ की साथ प्रोसेसिंग होके जिनका रिफंड बनता है वो रिफंड हो गया, और जिनकी डिफेक्टिव रिटर्न्स हैं उनको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस चले गए। सर एक साधारण सा सवाल किसी ने भेजा है, अपना नाम नहीं लिखा है, हमारे श्रोता है, मैसेज किया इन्होंने। कहते हैं कि मैंने 3 LIC इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी इनके पास। कहते हैं बावजूद इसके मेरा काफ़ी टैक्स कटता है, तो प्लीज़ मुझे ऐसे कोई तरीका बताएं कि मेरा टैक्स कटने से बच जाए। एक आम से आदमी का सवाल है। नहीं, देखिए, टैक्स कटने, एक जो TDS के प्रोविजंस है ना अनुपम जी, वो हमारे CA में ये कहा जाता है, एक वो अलग चैप्टर है
इन्होंने वैसे अपनी इनकम भी नहीं बताई कि हाँ, कितनी। तो अब डिपेंड करता है इनकम कितनी है, क्या इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है, जी या ये रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वहाँ कवर्ड होंगे। तो ये सब चीज़ें जब तक पूरा फैक्ट सामने नहीं आएगा, पर TDS जिसके ऊपर बनता है वो कटेगा ही कटेगा, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। अच्छा। ग्रेवाल साहब, एक हमारे और लिसनर हैं जगदीश जांगड़ा, इनका सवाल है, ये कहते हैं ग्रेवाल जी को सबसे पहले मेरा नमस्कार दीजिए। और इनका सवाल ये कि इज देयर एनी टैक्स लायबिलिटी टू इंडियन टैक्स सिस्टम ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन ट्रांसफर्ड और रीलोकेटेड टू अब्रॉड। दूसरा इनका ये सवाल है कि RTR पोर्टल इज नॉट वर्किंग सिंस मेनी वीक्स, हाउ टू फाइल ऑनलाइन। ऐसा है क्या? नहीं जगदीश जी, मैं थोड़ा आपसे थोड़ा डिफर करूंगा। ये पोर्टल जो है इनकम टैक्स पोर्टल परफेक्टली वर्क कर रहा है इस समय। अच्छा। तो ये जैसे जैसे 31 जुलाई पास में आएगी वैसे वैसे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है बहुत। जी। क्योंकि हम भारतीयों को ये हैबिट है कि लास्ट डे पे जाके सब कुछ करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी वजह से ये बढ़ जाता है। बाकी रही आपकी जो दूसरी क्वेरी है कि अगर इंडिया से बाहर आप लोकेट हो जाते हो, तो इसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है इनकम टैक्स एक्ट में, कि आप इंडिया से बाहर कितनी देर रहे, इंडिया में कितनी देर रहे। अगर आपका इंडिया में स्टे 120 दिन या उससे ऊपर है तो आप रेजिडेंट इंडियन हैं, तो इसका मतलब आपकी ग्लोबल इनकम यहाँ पर इंडिया में टैक्स होगी। पर यह नहीं कि एक इनकम 2 बार टैक्स हो जाएगी। तो किसी भी कंट्री में जाएंगे तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बने हुए हैं, तो वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के हिसाब से आपका जो भी वहाँ टैक्स आपने पे किया उसकी रिबेट इंडिया में मिल जाएगी आपको। जी। निधि ने यूपी से एक सवाल किया सर कि आई एम ए गवर्नमेंट टीचर एंड आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, मुझे कौन सा टैक्स फॉर्म फिल करना होगा? और इनकी जो एनुअल इनकम है 7 लाख रुपए है सर। देखिए, आप सैलरी के अलावा आपके पास बिजनेस इनकम भी है, तो आपकी जो रिटर्न जाएगी वो जाएगी ITR 3। अच्छा। ITR 3 फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। या तो इनका शेयर बिजनेस से, अगर बिजनेस है, रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं तो बिजनेस हो गया, और अगर रखते हैं फिर बेचते हैं तो कैपिटल गेन हो गया। तो इनके लिए ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। तो श्रोताओं, यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपके और जो क्वेरीज हैं, सवाल हैं, और आपके फ़ोन कॉल्स मिलेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, मेरे यानी आपके दोस्त अनुपम हरियाणवी के साथ। और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे CA ग्रेवाल साहब मौजूद हैं CA डॉक्टर GS ग्रेवाल साहब। तो ग्रेवाल साहब, अब आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या TDS पर इंटरेस्ट मिलता है, और क्या ये इंटरेस्ट टैक्स फ्री है? हाँ, TDS के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, पर ये टैक्स फ्री नहीं। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पोर्शन है, जी। जिस साल में आपको TDS और इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट को उस साल की आपकी इनकम माना जाएगा और आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। ओके। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कैसे किया जा सकता है? हाँ, वेरीफाई करने के 5-6 तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप रजिस्टर करते हैं ऑन दी इनकम टैक्स पोर्टल, अच्छा। तो आप आधार, पैन ये लिंक करके करें। अच्छा, जी जी। जब दोनों लिंक्ड होंगे तो आपको आधार बेस्ड OTP आएगा। एक तो तरीका ये है, उससे वेरीफाई कर लें, या आप अपनी बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू भी, वहाँ भी OTP आएगा, और उसके थ्रू आप अपने आप को, उसको रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करना होगा, तो वो कोड जनरेट करके आप अपना रिटर्न, अपनी ITR वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली थ्रू डीमैट अकाउंट, उसके थ्रू भी सेम प्रोसेस रहेगा, या इवन ATM, बैंक के ATM है, पर वो सारे के सारे बैंक्स उसके लिए ऑथराइज नहीं हैं। और एक लास्ट तरीका है कि आप अपनी ITR V को प्रिंट आउट लें, उसको साइन करें और ये उसको पोस्ट कर दें। उसके ऊपर एड्रेस दिया होता है, बेंगलोर का एड्रेस है,
तो उसके ऊपर बाय ऑर्डिनरी पोस्ट आप भेजते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी। और ये आपको 120 दिन के अंदर अंदर करना है अच्छा। रिटर्न फाइलिंग के। और अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपने रिटर्न भरी ही नहीं, तो आपको सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। और अगर फिर उसके साथ साथ क्योंकि अब आपकी रिटर्न लेट भी हो जाएगी तो आपको पेनल्टी भी लगेगी। अच्छा, तो ये जो पेनल्टी होती है ये इनकम जो फिक्स्ड इनकम है उसके ऊपर लगेगी या कैसे? नहीं, वो उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई किया, मैक्सिमम 5000। मैक्सिमम हाँ। 5000। पर उसके लिए ये नहीं है कि लगनी ही लगनी है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है एसएससी को कि आप बताएं कि क्यों ना लगाई जाए। तो अगर आपके पास जेन्युइन कॉज है, सपोज करो कोई बीमारी हो गया, जी। वो नहीं कैसे भेजेगा, तो जेन्युइन कॉज है तो पेनल्टी नहीं लगती। एक श्रोता है राहुल गोयल, दिल्ली से इनका एक सवाल है और इन्होंने लिख रखा है कि धारा 89(1) के तहत राहत का दावा कैसे ये करें। क्या है सर ये 89? 89 है, आपको कोई एरियर मिले आपके सैलरी पिछले सालों में, जी जी। तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रावधान है, आप अपनी करंट ईयर की जो टैक्सेबिलिटी है वो दो तरीके से कंप्यूट करें। एक तो जो एरियर मिले हैं आप एसी साल की इनकम मान लें जी। और उसका टैक्स वर्कआउट कर लें। और दूसरा तरीका है वो जिस जिस साल से रिलेटेड है उस साल की रिटर्न आप सिर्फ कंप्यूट करें, जी। उसके ऊपर देखें और वो आपको लेके जाता है कि डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको। तो करंट ईयर में वो डिडक्शन मिल जाएगी, बैलेंस के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। मतलब वो जो फॉर्म है, जो कंपटीशन आपने करनी है, वो राहुल जी बेसिकली ये है कि जिस साल की इनकम है उस साल में वो टैक्स हो रही है, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी करंट ईयर में और आप नेट अमाउंट के ऊपर टैक्स देंगे। ग्रेवाल साहब, टैक्स बचाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट कोई कर सकता है? देखिए आजकल तो पेंशन फंड है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमें अपनी ओल्ड एज के लिए भी कुछ देखना है। जी। और इसके अलावा हमारे पास जो LICs हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो टैक्स फ्री तो होते हैं, टैक्स से रिबेट तो मिलती नहीं है, पर ये है कि आप जब उसको बेचेंगे उस समय आपको नॉर्मल टैक्स नहीं लगेगा उसकी इनकम के ऊपर, बल्कि कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो अब कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा स्कोप छूटा नहीं है इसमें, तो इसलिए मेजरली पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए वो गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स में ही गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ में करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जो हैं वो पता नहीं किस समय क्या उनके ऊपर रेगुलेशंस आ जाएं, उनकी इनकम्स कम हो जाएं, रिटर्न्स आपको कम देंगे इन रिटर्न। तो टैक्स सेविंग के लिए तो बस मोटा मोटा LIC है, मेडिक्लेम के लिए है ATT, और आपकी पेंशन वो भी। ज़्यादातर लोग LIC में इन्वेस्ट करना तो सेफ और सिक्योर यस, देखिए LIC ने अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाएं तो उसने सबको रिटर्न्स दी है, और उसके अलावा सिक्योरिटी कितनी है LIC से, क्योंकि हमारे पास कई केसेस ऐसे आते हैं कि अगर किसी वजह से डेथ हो गई तो क्लेम सेटलमेंट में कोई इश्यूज नहीं आते हैं, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस ये सुनने में कई बार आया है कि उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगा दी है कि ये कवर्ड नहीं था, ये कवर्ड नहीं था। तो मेरा पर्सनल बिलीफ तो ये है कि मैं आज भी, चाहे वो मेडिक्लेम हो चाहे वो इंश्योरेंस हो, तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज में ही जाना पसंद करता हूँ। आम आदमी सिक्योरिटी ज़्यादा चाहता है। यस। ग्रेवाल साहब, अब एक और सवाल है कि जो निष्क्रिय खाते होते हैं, डोरमेंट अकाउंट, इनके अलावा सभी बैंक खातों को डिस्क्लोज करने में क्या कोई कंपल्शन है? जी बिल्कुल, अगर आप नहीं करेंगे और उस खाते में इंटरेस्ट आया होगा जी। और ये रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगा जी। कि आपने इंटरेस्ट आया 10,000 रुपये, ये आपने शो नहीं किया, इसका मतलब आपने टैक्स कम दिया, तो टैक्स कम दिया और आपकी रिटर्न भी डिफेक्टिव हो गई। तो इसलिए सारे बैंक अकाउंट्स जो आपको शो करने चाहिए एक्सेप्ट दी डोरमेंट अकाउंट्स,
क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। पर इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अनुपम जी मैं शेयर करना चाहूँगा अपने श्रोताओं से कि अभी रिसेंटली कुछ बैंक्स को मर्ज कर दिया गया। अच्छा। मर्ज करने के बाद उनके आईएफसी कोड चेंज हो गए। तो क्या टैक्स पेयर ने आईएफसी कोड अपना इनकम टैक्स पोर्टल में जाके चेंज किया है या नहीं किया? वो चेंज ज़रूर करें जिसने नहीं किया, क्योंकि जब रिफ़ंड आएगा आपका रिफ़ंड उसी आईएफसी कोड के बेसिस पर है। तो अब वो आईएफसी कोड एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफ़ंड नहीं भेजेगा। तो सबसे पहले जिन भी हमारे श्रोताओं के खाते बैंक्स में हैं जो मर्ज हो गए, तो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके वो इंफॉर्मेशन रेक्टिफाई करें सबसे पहले, चेंज करवाएं। हाँ। और जिस खाते में रिफंड चाहते हैं वही खाता वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए आईटीआर पोर्टल पर। ग्रेवाल साहब, क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आधार को लिंक करना ज़रूरी है क्या? आधार पैन सबको लिंक करना ज़रूरी है, क्योंकि आधार अब तो जो आपका वेरिफिकेशन कोड भी है, वन ऑफ द क्राइटेरिया यही है कि आधार लिंक्ड हो। और अब तो हर जगह पर ही आधार और पैन लिंकिंग कंपलसरी हो गई है। तो यहाँ भी जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर कर लें, और कोई लंबा चौड़ा इसमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन जाके साथ ही वो आपका वेरिफिकेशन हो जाती है, लिंकिंग हो जाती है। हमारे एक लिसनर घनश्याम जी दिल्ली से, इनका एक सवाल है। कहते हैं कि सैलरी पर भी टैक्स देते हैं और डेली कुछ भी परचेज करते हैं तो वहाँ भी टैक्स देते हैं, ये रूल सही है क्या? जॉइंट फैमिली में हूँ इसलिए खर्चा ज़्यादा है, बट सेविंग में लिमिटेड इनकम शो होती है, इसका कोई ऑप्शन है क्या ज़्यादा सेविंग दिखाने का? ऐसा है, अब एक तो आपकी इनकम है, उसके ऊपर तो इनकम टैक्स लगना है। जब आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो पहले भी हम देते थे ऐसी टैक्स, पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी अभी भी है कुछ आइटम्स के ऊपर, पर अब सबको मर्ज करके एक कर दिया जीएसटी। और एक चीज़ का एक बड़ा दिमाग में हम लोगों के रहता है कि हम दुकान पर जाएं तो बिल ना लें कि जीएसटी बच जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उसने तो गुड्स जो परचेज करी हैं उसने जीएसटी पे करके करी है। तो ऐसा वो नहीं है कि जिसमें हम अपना जीएसटी बचा सकें, और बचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेशनल ड्यूटी है हमारी। देवेंद्र जी ने सर एक सवाल पूछा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। देवेंद्र जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट। आपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी हैं, क्योंकि हर जगह पैन मैंडेटेड है, पैन देना ही देना है, तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो आपकी AIS में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और अब आता है कन्फ्लिक्ट 26 AS वर्सेस AIS। हो सकता है AIS में, क्योंकि ये नया सारा सिस्टम आया तो अभी थोड़ी सी कमियां हैं, और वो आई एम श्योर इस साल में वो भी पूरी हो जाएंगी। तो AIS में हो सकता है डिफरेंस हो विद 26 AS, AIS में ज़्यादा आ रहा हो और 26 AS में उसका रिफ्लेक्शन कम हो। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि हमें जहाँ भी डिफरेंस मेजर नहीं है और हम टैक्स बेयर कर सकते हैं, तो हम उसको AIS के हिसाब से अपनी इनकम दिखाएं और टैक्स पे कर दें। और अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तब हमें इमीडिएटली वो मैटर टैक्स डिपार्टमेंट से रेज करना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शंस मेरी नहीं है। कई बार ये भी कन्फ्यूजन आता है कि पहले शेयर्स, फॉर एग्जांपल निशा जी ने पूछा था शेयर्स में वो डील करती हैं, पहले वो शेयर्स जो होते थे कोटेड नहीं होते थे स्टॉक एक्सचेंज पर अब कोट हो गए। अब आपने बेचे तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी? ऑफ स्टॉक मार्केट। तो वो कहते हैं ये तो मेरी ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो जबकि जब परचेज भी तो दिखानी है, सेल भी दिखानी है, तभी तो टैक्स बनेगा।
तो ये ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर एक श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो। सर जी नमस्कार। हाँ जी, कौन सा आप सर। अपना सवाल कीजिए प्लीज। सर मैं सुरेंद्र कुमार दिल्ली से सर। हाँ जी सुरेंद्र जी। सर मेरा ये सवाल ये है कि जैसे जिनकी इनकम सालाना 1 लाख से कम है जी तो वो क्या नाम इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर? सुरेंद्र जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है उन्होंने तो भरनी ही भरनी है, जी उनके लिए कंपलसरी है। पर जी। जिसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है जी। वो अपने आप को रजिस्टर करके वो भी अपनी रिटर्न भर सकते हैं। तो बेशक सर टैक्स उसके लिए कुछ पे वगैरह करना पड़ता है क्या? नहीं, कुछ पेमेंट नहीं होती, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी है जी जी। और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। कोई टैक्स जी। नहीं बनेगा, कोई चार्जेस नहीं लगते उसके। थैंक यू सर, थैंक यू जी। वेलकम सुरेंद्र जी। सर, एक और शाहजहाँपुर यूपी से शबनम का एक